वेलकम टू लर्निंग कॉन्सेप्ट बाय गनी सर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे अधातु नॉन मेटल्स के बारे में। आइए देखा जाए कि नॉन मेटल्स अधातु क्या होते हैं। वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का चालन नहीं करते या वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं उन्हें अधातु कहा जाता है। तो धातु के विपरीत जो है गुणधर्म रखता है उसको हम अधातु कहते हैं। अर्थात ऐसे तत्व जिनमें जो है विद्युत और ऊष्मा के चालकता का लक्षण न पाया जाए, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता रखता है, ऐसे तत्व को हम कहते हैं अधातु नॉन मेटल्स। जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है और सल्फर, ये जो है अधातु के उदाहरण हैं। अब अधातुओं के गुण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अधातुओं के गुण को दो श्रेणी में बांटा गया है। जैसे कि पीछे के वीडियो में हमने बताया था कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण यही दो गुण होते हैं। तो पहले इसी क्रम में हम लोग पहले भौतिक गुण को जानेंगे, उसके बाद रासायनिक गुण को। भौतिक गुण में इनमें जो है धात्विक चमक, विद्युत और ऊष्मीय चालकता, भंगुरता, अतन्यता, कठोरता, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व, ध्वनि, विलेयता, ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ये जो है इनके भौतिक गुणधर्म का आउटलाइन था। अब इसमें जो है एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। पहला इसमें है धात्विक चमक। जो अधातु होते हैं उनमें जो है कोई भी धात्विक चमक नहीं पाई जाती है, जबकि इससे पहले हम लोग धातु में पढ़े थे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण उनमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। लेकिन उसके ठीक विपरीत अधातुओं में कोई भी धात्विक चमक नहीं पाई जाती है, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और चमक का जो बेसिक रीजन्स बताया गया था वो ये था कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से उनमें जो है एक नेचुरल चमक पाई जाती है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो ये है कि विद्युत और ऊष्मीय चालकता का जो लक्षण होता है वो इनमें एब्सेंट होता है, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अगला है इसमें भंगुरता। हथौड़े से पीटा जाता है तो ये जो है अनियमित तरीके से टूट जाते हैं। अर्थात पीटने पर ये जो है फैलते नहीं हैं, पतली चादर का रूप नहीं ले पाते, बल्कि अगर हथौड़े से इनको पीटा जाता है तो ये अनियमित तरीके से खंडों में विभक्त हो जाते हैं। अगला है अतन्यता। अतन्यता का मतलब है कि इनको खींच करके जो है बारीक तार के रूप में बदला नहीं जा सकता। कठोरता। अधिकांश जो है अधातुएं जो होती हैं वो आपकी कठोर होती हैं, लेकिन सल्फ़र और फास्फोरस जो होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, यानी मृदु होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक जो होता है धातु के कंपैरिजन्स में काफ़ी निम्न स्तर का होता है। इनका घनत्व भी कम होता है और इनको पीटने पर कोई भी आवाज़ उत्पन्न नहीं होती है। इनको किसी भी विलायक में अगर घोला जाता है तो ये बड़ी आसानी के साथ घुल जाते हैं। और अंतिम है कि जो अधातु होते हैं ठोस, द्रव और गैस तीनों ही प्रावस्थाओं में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने धात्विक चमक, विद्युत एवं ऊष्मीय चालकता, भंगुरता, तन्यता, कठोरता, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व, ध्वनि, विलेयता और ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ये वो तमाम ऐसे लक्षण थे जो भौतिक गुण के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद इसका दूसरा जो गुण है जिसको रासायनिक गुण नाम दिया जाता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। रासायनिक गुण में पहला होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। जब किसी भी अधातु की जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तो ऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे कार्बन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। जल से अभिक्रिया। जल से सामान्य रूप से अधातु जो है कोई भी अभिक्रिया का प्रदर्शन नहीं करते। अम्ल से अभिक्रिया। कोई भी अभिक्रिया अम्ल से प्रदर्शित नहीं होती है। चौथा होता है क्लोरीन से अभिक्रिया। जब कभी भी कोई अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्लोराइड का निर्माण होता है। जैसे फास्फोरस का क्लोरीन से अभिक्रिया कराई जा रही है और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। P4,6Cl2 तीर का निशान लगा हुआ है। 4PCl3, ये आपका PCl3 जो है वो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का सूत्र है। P4 जो है वो फास्फोरस का सूत्र है। इसी तरह से हाइड्रोजन से अभिक्रिया। जब कभी भी जो है अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्राइड बनता है। जैसे कार्बन है, 2H2 हाइड्रोजन है, ये दोनों अभिकारक आपस में मिल करके CH4 मीथेन का निर्माण कर रहे हैं। उपधातु, जिसे अंग्रेजी में मेटालाइट्स कहा जाता है, ये ऐसे तत्व होते हैं जिनमें जो है धातु और अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ऐसे तत्वों को हम मेटालाइट्स या उपधातु के नाम से जानते हैं। ऐसे वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही जो है लक्षण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु मेटालाइट्स कहा जाता है।
अब तक जो है कुल ज्ञात जो उपधातु की संख्या है वो कुल 8 है। इसका उदाहरण है एंटीमनी, जिसको Sb से दर्शाते हैं, आर्सेनिक, जिसको As से दर्शाते हैं। अर्थात ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के लक्षण मौजूद होते हैं उन्हें हम उपधातु मेटालाइट्स के नाम से जानते हैं, और मेटालाइट्स की जो टोटल संख्या है वो है 8। अब उपधातु की परिभाषा और उसकी संख्या और उदाहरण को जानने के बाद हम लोग इस बात पर चर्चा करें कि मिश्र धातु एलॉयज़ क्या होते हैं। जब कभी भी हम 2 या 2 से अधिक जो है धातुओं को गलित अवस्था में लेते हैं और लेकर के उनको मिश्रित करते हैं, और मिश्रित करने के बाद जो समांगी मिश्रण तैयार होता है प्रोडक्ट के रूप में, उसी को कहा जाता है मिश्र धातु एलॉयज़। अर्थात 2 या 2 से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में लेकर के उनको मिश्रित करने पर जो समांगी जो है उत्पाद तैयार होता है मिश्रण के रूप में, उसी को कहा जाता है मिश्र धातु। अब जो है बहुत सारे ऐसे जो है मिश्र धातु हैं जिनका उपयोग हम जो है अलग अलग क्रियाकलापों को करने में करते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से मिश्र धातु का नाम, उसका संगठन और उसका किन चीज़ों को बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, साथ ही साथ हाई स्कूल की परीक्षा में भी यहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। आइए देखा जाए कि मिश्र धातु कौन कौन से हैं, उनका संगठन क्या है और उनका उपयोग किस कार्य को करने में किया जाता है। इधर हमने मिश्र धातु का नाम, इधर इनका संगठन और इधर इनका उपयोग का विवरण दिया हुआ है। मिश्र धातु में पहला है पीतल, जिसको अंग्रेज़ी में ब्रास कहते हैं, और इस पीतल का जो संगठन होता है कॉपर 70% और जिंक 30%, और इसका उपयोग तार है, बर्तन है और मशीन के छोटे छोटे पार्ट्स पुर्जे बनाने में किए जाते हैं। दूसरा है डच मेटल, संगठन में कॉपर जो होता है 80%, जिंक जो होता है 20%, मशीन के पुर्जे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जर्मन सिल्वर जो होता है इसका संगठन है कॉपर 50%, जिंक 35% और निकिल 15%। इसका भी उपयोग जो होता है बर्तन और मूर्ति बनाने में किया जाता है। कांसा, जिसको ब्रॉन्ज कहते हैं, कॉपर 88%, Sn 12%, बर्तन और मूर्ति बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। गन मेटल, कॉपर 88%, Sn 10%, Zn 2%, बंदूक और हथियार बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। मुद्रा धातु, जिसके सिक्के वगैरह बने होते हैं, कॉपर 95%, Sn 4%, Pt 1% होता है। मुद्रा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कृत्रिम गोल्ड, बनावटी सोना भी बोलते हैं, कॉपर 90% होता है, एल्युमिनियम 10%, इसका जेवर बनाने में और मूर्ति बनाने में उपयोग किया जाता है। इसी तरह से स्टेनलेस, जिसका बर्तन वगैरह ज़्यादातर बना होता है, स्टेनलेस स्टील बोलते हैं जो है। Fe जो होता है 73%, क्रोमियम 18%, निकिल 8% और कार्बन की थोड़ा बहुत मात्रा होती है इसमें। इसको बर्तन, औजार और मूर्ति बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। टांका या शोल्डर जिसको कहते हैं, ये जोड़ने के काम में लाया जाता है। इसमें Pb 80%, Sn 20% होता है और इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया उपधातु, मिश्र धातु और मिश्र धातुओं के नाम, उनके संगठन और उनका उपयोग। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।